अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, साथ खैरियत से होगे स्टूडेंट्स, और अपने फाइनल्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने बहुत अच्छे नंबर्स लेकर, आप लोग मुझे जब अपने नंबर्स बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के नंबर सुन के कि आप लोगों ने जितनी भी मेहनत की उसका आपको जो है वसूल मिल गया। और स्टूडेंट्स वही बात जो मैं हर दफ़ा करता हूँ, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपका हो तो 10 डेज़ हैं या आपके पास तकरीबन 12 डेज़ हैं अपने और सब्जेक्ट्स करने के लिए, क्योंकि लास्ट 7 to 10 डेज़ जो है आप अपने जिस सब्जेक्ट का पहला पेपर है उसके लिए आप रखोगे। इसलिए स्टूडेंट्स इस टाइम को आप वेस्ट ना करें, बहुत अच्छे तरीके से टाइम टेबल बनाएं। 3 ही आपके जो हैं वो हो गए पेपर्स हो गए, तो बहुत अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं। हर सब्जेक्ट को डेली टाइम दें। एक ही सब्जेक्ट को अगर आप ले के बैठे रहेंगे तो कोई उसकी ख़ास प्रोग्रेस नहीं होगी। इसी दिन में आप कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट लाजमी करें, ठीक है। वैरायटी लेकर आएंगे सब्जेक्ट्स में तो आप बोर भी नहीं होगे और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा होगा। और स्टूडेंट्स फिर पता है क्या होता है, जिस तरह आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने से गुजरा, आपने उसको नहीं प्रिपेयर किया, और अगर वही क्वेश्चन आपके फाइनल्स में आ जाता है तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का यहाँ पे रिग्रेट होगा कि काश मैं या उस क्वेश्चन को देख लेती या फिर मैं देख लेता। इसलिए स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है पास्ट पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, एक नज़र उसको लाजमी देखा करें। एक नज़र देखने से ये होगा आप कुछ ना कुछ कंसेप्ट उसका एब्जॉर्ब कर लोगे। इसलिए मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि आप ये वीडियो लाजमी देखा करो। बेशक आप इसको 2x स्पीड में देख लो, जैसे भी आपको इजी लगे। अगर आप 30 मिनट या 40 मिनट में भी अगर आप ये वीडियो देख लेते हो अपने पूरे दिन में, तो आप कह लो कि आप उस चैप्टर को एक दफ़ा रिवाइज भी कर लोगे जिनको आता है चैप्टर, और जिनको नहीं आता तो वो बहुत सी चीज़ें इसमें से सीख लेंगे। पास्ट पेपर्स भी उनके कवर हो जाएंगे और इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे इस चैप्टर के। और कुछ स्टूडेंट्स मुझे लॉन्ग क्वेश्चन भी कह रहे थे, तो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा पास्ट मतलब पेपर्स को देखकर, और जो मेरे लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। और इंशाल्लाह मैं आपको MCQs भी करवाऊंगा। तकरीबन 2012 से लेकर 19 तक जो हैं सारे मैं आपको पास्ट पेपर में से MCQs करवाऊंगा, क्योंकि आपके बुक में MCQs बहुत कम है। और स्टूडेंट्स के जब भी मैं स्टूडेंट्स के पेपर चेक करता हूँ तो स्टूडेंट जिस चीज़ में कम मार्क्स आते हैं वो MCQs ही होते हैं। MCQs में वो पजल हो जाते हैं या MCQs की प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो मैं आपको पास्ट पेपर में से MCQs करवाऊँगा, उनसे मिलते जुलते भी करवाऊँगा, और किस तरह के MCQs बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसलिए इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश करूँगा कि 25 से पहले मैं जो है वो चीज़ें कवर करवा दूँ। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो है हमने चैप्टर नंबर 15 कवर किया था, अब हमने करंट वाला, और आज जो है हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं, जो कि है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। सो स्टूडेंट्स ये जो आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 16 के। तो चैप्टर नंबर 16 के कम क्वेश्चंस हैं क्योंकि आपका ये रिड्यूस सिलेबस में काफ़ी जो है चैप्टर कम हुआ है, तो इसमें तकरीबन 8 क्वेश्चंस आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मेंशन किए हैं, और जो पास्ट पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हैं वो भी मेंशन किए हैं, तो वो आप देख भी सकते हो। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फेडरल बोर्ड में 2000 आपके पास 12 में आया है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जो कि सुपर कंडक्टिविटी पे है, ये आपके पास मल्टीपल टाइम्स 2017 के सप्लीमेंट्री में भी, 2016 में, 2016 के सप्लीमेंट्री, 2015 और 2013 में आया है, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह क्वेश्चन प्रिपेयर करने। अब इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 16 पे। तो स्टूडेंट अगर आप देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, डिफाइन फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड साथ में परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। अब वैसे ही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में वैसे ही आपका सिलेबस काफ़ी कम हो गया है, तो जो कम चीज़ें हैं उनमें से भी इंपॉर्टेंट फिर आप इसको कह सकते हो कि फॉरबिडन एनर्जी गैप की डेफिनेशन और परमिसिबल एनर्जी स्टेट या परमिसिबल एनर्जी गैप की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है मैं आपको अपने नोट्स से आपको समझाता हूँ। अगर ये नोट्स आपको चाहिए हों तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे नोट्स जो हैं ये मैं सेंड कर दूँगा। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 16 में अगर आप देखो, सबसे पहली चीज़ तो वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अब इस चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी थी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी थी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी थी। रिड्यूस सिलेबस में कुछ हद तक सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को ऐड किया गया है। अब स्टूडेंट देखें, मटेरियल्स काफ़ी टाइप्स के हैं। मटेरियल कोई कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, ठीक है। और उसको हम एक ख़ास कंडीशन में सुपर कंडक्टर भी बना सकते हैं। तो कोई मटेरियल कंडक्टर क्यों है, इंसुलेटर
क्यों है, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि वो मटेरियल इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, मतलब अपने में से वो करंट ना होने के बराबर फ्लो करा रहा है। और कुछ मटेरियल्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, मतलब टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने से उनकी कंडक्टिविटी जो है उसमें वेरिएशन आ रहा हो, ऐसे मटेरियल्स सुपर सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स को कोई थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अभी हम आगे देखेंगे कि एनर्जी बैंड थ्योरी है जो सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन कर पाती है, और हम आगे जाके सुपर कंडक्टर्स को भी देखेंगे। ठीक है, इस टेबल पे मैं बाद में आता हूँ। अब स्टूडेंट सबसे पहले एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता हो कि एनर्जी बैंड थ्योरी जो है ये किस पे बेस्ड करती है स्टूडेंट्स, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड करती है। ठीक है, ये नॉर्मल थ्योरी नहीं है आपकी। जो अब कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो बोहर वाली थी। ठीक है, लेकिन बोहर की थ्योरी ने कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। उसने रेडियस, एनर्जी और इस तरह की चीज़ें उसने एक्सप्लेन की, एंगुलर मोमेंटम वगैरह, लेकिन उसने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसमें से आपने कुछ डिफेक्ट्स पढ़े भी थे। उसमें से एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो बोहर की थ्योरी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल समझा नहीं पाई। तो कौन सी थ्योरी समझा पाई? वो एनर्जी बैंड थ्योरीज को समझा पाई। स्टूडेंट सबसे पहले देखें आइसोलेटेड एटम क्या होता है। आइसोलेटेड एटम ये मैंने बनाया है। अगर आप एक सिंगल आप यहाँ पे लो, यहाँ पे एटम लो और उसके आसपास आप कोई उसकी विसिनिटी में आप और कोई और यहाँ पे आप एटम ना बनाओ, ऐसे एटम को कहते हो आइसोलेटेड एटम। ठीक है, तो आइसोलेटेड एटम ऐसा होता है। आइसोलेटेड एटम की खासियत क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि इसके एक्सटर्नल या इसके सराउंडिंग में और कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं। ठीक है, तो बोहर की थ्योरी जो एक्सप्लेन कर पाती है वो आइसोलेटेड एटम को एक्सप्लेन कर पाती है, ऐसा एटम जिसकी सराउंडिंग में और कोई एटम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो वो कह रहे हैं एन आइसोलेटेड इज एन एटम विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर काइंड ऑफ एटम एंड इज एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी बॉन्डिंग विद अदर एटम्स। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो ये बॉन्डिंग भी नहीं कर रहा होगा आइसोलेटेड एटम, क्योंकि इसके आसपास और कोई एटम्स है ही नहीं। लेकिन अगर आप एक चीज़ सोचो, आइसोलेटेड एटम तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक एटम तो कभी इस तरह एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एटम्स तो मल्टीपल एटम्स, अगर आप एक कुछ छोटा से छोटा भी पीस लो किसी मटेरियल का तो उसमें बेशुमार एटम्स होंगे। ठीक है, जो कि अवोगाड्रोस लॉ बताता है। ठीक है, अच्छा, फिर आपको एक चीज़ पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम्स आर बॉन्ड टू द न्यूक्लियस एंड कैन हैव डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। ये आपको पता है कि बोहर ने ये कहा था कि एक एटम जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स एक ख़ास एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या देखें, अब ये तो हमने बात की एक सिंगल, यहाँ पे इसकी बात की ना, यहाँ पे एटम की। अगर हमारे पास काफ़ी सारे एटम्स हों, ठीक है, जिस तरह का मैं कोई छोटा सा सॉलिड का पीस लूँ तो इसमें तो बेशुमार एटम्स हो गए। ठीक है, और हर एटम के अपना इलेक्ट्रॉन है। हर एटम का जिस तरह का मैं डायग्राम इस तरह बनाऊँ, एक मैंने कहा ये एक सेंट्रल एटम है, समझने में बहुत सिंपल सा केस लेके चल रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन को समझा के। मैंने कहा जी ये एटम्स हैं, मतलब एक सॉलिड आपने लिया ना, तो सॉलिड में तो बेशुमार एटम्स हो गए। तमाम एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हो गए, एक दूसरे के करीब करीब हो गए। अब देखें यहाँ क्या काम होता है स्टूडेंट्स, अब जब ये एटम्स एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं तो इन एटम्स के पास अपने न्यूक्लियस भी हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, इन एटम्स के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अब आपके पास दूसरे एटम के प्रोटॉन और न्यूक्लियस पे फोर्स लगाएगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो हर एटम यही काम कर रहा होगा। हर एटम अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट एटम्स पे और उन एटम्स में जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएगा। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी लेवल वेरी करेगा। इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा भी हो सकता है, इसका एनर्जी लेवल कम भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है या रिपल्शन लग रही है। तो बोहर ने तो ये कहा था कि हर एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी लेवल फिक्स्ड है, लेकिन वो तब होल्ड करती थी बात जब आइसोलेटेड एटम हो, जब आसपास कोई और एटम हो ही ना, उसके इलेक्ट्रॉन पे कोई और फोर्स लगाने वाला हो ही ना। लेकिन जब आपके पास एक क्रिस्टल हो या कोई एक सॉलिड मटेरियल हो जिसमें काफ़ी सारे एटम्स हों तो उसके आसपास और एटम्स भी होंगे और वो एटम्स उनके इलेक्ट्रॉन्स पे उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से, अब यहाँ तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन की बात की ना, हो सकता है कि एक एटम में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हों। जिस तरह समझ लें कि इसके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखो तो अभी
तकरीबन हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, एक ही क्योंकि शेल में है, एक ही एनर्जी लेवल में। लेकिन मैंने कहा कि जी ये क्रिस्टल है, मतलब इसमें इसके आसपास और भी एटम्स हो गए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, समझ लें। जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन 2 है, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो इंटरेक्शन हो रही है वो सेपरेट हो रही है। हर इलेक्ट्रॉन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह तो हर इलेक्ट्रॉन की या हर आप कह लो कि मतलब हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा, फिर ये एक आइसोलेटेड एटम के तौर पे नहीं है, ठीक है। तो वही अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखो, वो कह रहा है कि हाउ एवर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स से एन एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टू वन अनदर टू फॉर्म अ सॉलिड या मॉलिक्यूल, देयर एनर्जी लेवल्स मर्ज एंड स्प्लिट। देखें, वैसे तो एक आइसोलेटेड एटम में एनर्जी लेवल्स फिक्स थे, मतलब अगर जिस तरह मैं कह रहा हूँ एक आइसोलेटेड अब एटम के 3 शेल्स हैं तो वो 3 शेल्स ही रहने थे हमेशा। लेकिन जब आप उससे कोई सॉलिड, अगर आप सॉलिड की बात कर रहे हो तो सॉलिड में फिर वो एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट नहीं करते। वो तमाम, जिस तरह का समझ लें, जिस तरह मैंने कहा ये मेरे पास 4 एटम्स हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ अगर 4 एटम्स में, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिस तरह मैंने कहा 4 एटम है और समझ लें कि हर एटम में आपके पास जो है 4 शेल्स हैं। अब एक एटम के पास 4 शेल्स हैं और मैंने कहा टोटल 4 एटम है। अब सिर्फ समझाने के तौर पे, तो टोटल आपके पास शेल्स कितने बने? टोटल शेल्स बने 16 शेल्स, ठीक है। और 16 शेल्स में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स भी बेशुमार हो गए। अब हर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल को, जो एनर्जी है उसको वेरी कर दी उसने, ठीक है। और आपको एक पता है, आपको एक चीज़ पता है, देखें आपको एक पता है ना बात कि एनर्जी का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो न्यूक्लियस से दूर होगा, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस से करीब होगा। तो मैंने कहा कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी वो न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, और जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाएगी वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएगी। समझ आई बात? तो इसी तरह अगर 16 शेल्स हैं और 16 शेल्स में जो तमाम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर दिया, तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने शेल्स में नहीं रह रहे होंगे। अब हर इलेक्ट्रॉन ने अपनी अपनी एक लोकेशन संभाल ली होगी अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। वो जो उनकी लोकेशंस हैं उनको कहते हैं स्टेट्स, ठीक है। तो अब आते हैं ज़रा दोबारा देखें, तो वही कह रहा है कि वो जो उनके एनर्जी लेवल से, मतलब उनके जो शेल्स थे वो तमाम मर्ज हो जाएंगे एंड स्प्लिट इनटू n सब शेल्स, ठीक है। अब वो उसने बेशुमार इस तरह की बना ली। मतलब जो स्टेट्स होती हैं ना, अगर मैं आपको डायग्राम में बनाऊं, तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, मैं अगर आपको ये चीज़ डायग्राम में अगर आपको मैं समझाता हूँ, तो पहले हमारे पास इस तरह समझ लें शेल्स थे काफ़ी सारे, और ये आपको मैं सिर्फ एक एटम का समझा रहा हूँ, इस तरह बेशुमार एटम के साथ। तो समझ लें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये इस तरह इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हुए थे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो गई। तो होगा क्या, ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेट्स में। अब स्टेट्स इस तरह की होती हैं और ये बेशुमार स्टेट्स होती हैं, और इन स्टेट्स में कौन रहते हैं? इन स्टेट्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप बीच में देखो तो बीच में कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। और बीच में स्टेट ना होने की वजह यही है कि पहले हो सकता है यहाँ पे शेल इस तरह एग्जिस्ट करता हो, उस शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स की अब एनर्जी ज़्यादा हो गई हो तो वो ऊपर चले गए हों इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नीचे हो गई हो तो वो नीचे रह रहे हों। तो ये स्टेट्स जो हैं ये असल में इलेक्ट्रॉन्स के घर हैं ये, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, हमने कहा इनटू n सबशेल्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अदर एटम्स इन द सॉलिड कॉल्ड स्टेट्स। और फिर कह रहा है कि दिस रिजल्टिंग इन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ये चैप्टर नंबर मॉडर्न फिजिक्स में है कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाती है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि इन सॉलिड दिस प्रोसेस टेक प्लेस बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड एनर्जी लेवल डिवाइड इनटू बैंड्स ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लेवल्स विथ एनर्जी गैप बिटवीन द बैंड्स। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, ये हुआ क्या, ये जो असल में है ना, ये आपके पास बन गए बैंड्स बन गए। अब बैंड क्यों कह रहे हैं, देखें ये असल में जो एनर्जी स्टेट्स हैं ना, ये एक दूसरे के बहुत क्लोजली हैं, मतलब बेशुमार एनर्जी स्टेट्स हैं। और अब ये एनर्जी स्टेट एक E1 है, ये E2 है, ये E3 है, इस तरह बेशुमार एनर्जी स्टेट्स हैं। और इन तमाम एनर्जी स्टेट्स में जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली स्टेट्स में भी ऐसा ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बेशुमार है ना। अगर आप देखो
तो एक हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड में बेशुमार एटम्स हैं, जब एटम्स बेशुमार हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बेशुमार हैं, तो ये स्टेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं क्वांटिटी में। और अगली बात, इन स्टेट्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत एक दूसरे के क्लोजली स्पेस्ड है। ठीक है, अच्छा, तो ये बहुत क्लोजली स्पेस्ड होने की वजह से आपको नज़र क्या आएंगी, आपको एक बैंड की फॉर्म में नज़र आएंगी। तो ऊपर एक बैंड बन गया, नीचे एक बैंड बन गया। ठीक है, और अगर आप देखो तो इनके बीच में ये खाली एक जगह है। तो इसी बात को वो डिस्कस कर रहा है कि मतलब डिवाइड इनटू बैंड्स ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लेवल्स विथ लार्ज एनर्जी गैप्स बिटवीन द बैंड्स। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन ऑक्यूपाई अब सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स विच आर कॉल्ड परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, अब जरा देखें स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डायग्राम बनाई, इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ऊपर वाले बैंड में, ऊपर जो अप एनर्जी की स्टेट्स हैं, या इलेक्ट्रॉन नीचे ये इधर एग्जिस्ट करेगा नीचे वाले बैंड में। ठीक है, तो ये जो ऊपर और नीचे वाले जो बैंड्स हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रुकेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेट ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रुकेगा। इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर वाले बैंड में होगा या नीचे वाले बैंड में होगा। तो ऊपर वाले बैंड में और नीचे वाले बैंड में जो स्टेट्स हैं, इनको हम नाम देते हैं परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। और परमिसिबल का वर्ड किससे आया है? परमिसिबल का वर्ड आया है परमिशन से। तो परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स, तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को स्टे करने की परमिशन है। ठीक है, तो ऊपर वाला बैंड और नीचे वाले बैंड में जो एनर्जी स्टेट्स हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन परमिशन है उसको रहने की, उसको आप नाम देते हो परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्टन डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट। अच्छा, हर इसको डिस्क्रीट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर स्टेट की एनर्जी अपनी फ़र्क है, लेकिन इतनी क्लोज हैं कि आपको लगेगा कि तकरीबन ये मिक्स्ड हुए में सारे, लेकिन हर एक उसकी एनर्जी डिफरेंट है। तो वो कह रहे हैं दीज परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट बट सो क्लोजली पैक्ड टुगेदर दैट दे अपीयर टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस एनर्जी बैंड। ठीक है, अब आते हैं फॉरबिडन एनर्जी स्टेट। इसकी डेफिनेशन अगर आप देख लो तो वो कह रहे हैं इन बिटवीन टू कंसेक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड। देखें अगर आप डायग्राम में देखो तो ये ऊपर वाला एक परमिसिबल एनर्जी बैंड, नीचे वाला परमिसिबल एनर्जी बैंड। ठीक है, अब इनके बीच में जो जगह है, ये जो जगह मैंने बनाई थी, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रुक सकता ना, इसलिए, और किसी चीज़ को रोकने को क्या कहते हैं? फॉरबिडन। तो ये कहलाएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है कि ये दो परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स के या दो परमिसिबल एनर्जी गैप्स के बीच में जो एक जगह है जहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रुक सकता, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता, उस जगह को हम नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो वो कह रहे हैं देयर इज अ रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट्स विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स एंड इट्स रेंज। अच्छा, ये जो इसकी रेंज होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, ये मतलब इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, वो कहलाता है ईजी। तो ईजी क्या है? ईजी है फॉरबिडन एनर्जी गैप, कि ये गैप कम है या ज़्यादा है। अभी हम आगे देखेंगे कि ये मटीरियल डिपेंडेंट होता है। अच्छा, अब तो ये मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिल गया होगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? अभी हमने देखा फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, ये अगर आप चाहो तो यहाँ से नोट से डेफिनेशन आप देख लेना, ये यहाँ पे लिखी हुई है कि इन बिटवीन टू परमिसिबल एनर्जी बैंड्स देयर इज अ रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट्स विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स एंड इट्स रेंज इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी ये डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड था वो था आपके पास परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। तो परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स की भी डेफिनेशन मैं आपको नोट से बता देता हूँ। तो वही कह रहा है कि यहाँ से आपके पास है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन ऑक्यूपाई सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स विच आर कॉल्ड परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स, दीज परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट, और ये एंड तक। ठीक है, तो ये आपके पास दो डेफिनेशन हो जाएंगी। आप चाहो तो ये आप साथ में ये इस तरह की डायग्राम भी बना सकते हो, ऊपर और नीचे वाले को आप परमिसिबल एनर्जी स्टेट शो कर दो, और बीच वाला जो इसको आप यहाँ पे उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप शो कर दो। तो ये पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी इसके अब इम्कान आने के, वो है कि डिस्टेंस आपने यहाँ पे डिफरेंस करना है बिटवीन इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको जो है एक क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि वो इसी चीज़ से लिंक्ड है। अब वो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि डिस्क्राइब द वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप विद द हेल्प ऑफ एनर्जी आप डायग्राम। ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज का क्वेश्चन शायद मैंने पिक किया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो होते हैं। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी ना, इसी को मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो ऊपर वाला एक बैंड था ना,
असल में ये बैंड तो नहीं है, लेकिन हमें दिखने में बैंड लगेगा क्योंकि इसमें एनर्जी स्टेट्स बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं। तो ये जो ऊपर वाला बैंड है इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये जो नीचे एक बैंड बना था इसको नाम देते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। अब कंडक्शन बैंड में स्टूडेंट देखें कौन से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वो जो कि अपने आपके पास यहाँ पे एटम से फ्री हो गए होते हैं, जो कि उस मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। और वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो अपने न्यूक्लियस से बाउंड हुए हों। तो वो इलेक्ट्रॉन्स विच आर बाउंडेड, तो जो बाउंडेड हो गए इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से, जो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो वैलेंस बैंड में आते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली होते हैं, जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं उस सब्सटेंस के अंदर, वो कंडक्शन बैंड में आते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं को हमने डिस्कस करना है कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है वैलेंस बैंड की। तो एनर्जी बैंड्स हैं और एनर्जी बैंड्स जो हैं वो दो हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वैलेंस बैंड। तो सबसे पहले कह रहा है द एनर्जी बैंड formed by a series of energy levels containing valence electrons is called valence band। तो ऐसा बैंड जिसमें वो सारे एनर्जी लेवल, अगर आप देखो वैलेंस बैंड में जो है नीचे वाला जो ये बैंड है, इसमें सारे वो एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाउंडेड हैं। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाम देंगे, और ये जो बैंड है इसको हम नाम देंगे वैलेंस बैंड, ठीक है। अच्छा, अब और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी अगर आप देखो तो ये है, इट इज़ द, आपके पास यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड, ठीक है। अब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, अगर आप इसमें देखो तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखें, ये जो ऊपर हमने बनाया था ये हमारे पास कंडक्शन बैंड था, और ये जो नीचे हमने बनाया था ये हमारे पास वैलेंस बैंड था, ठीक है। और इसके वाई एक्सिस पे जो चीज़ है वो है एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब एक रूल आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, वो था अफवा प्रिंसिपल। वही कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उनको फिल करेंगे, उस एनर्जी लेवल्स को फिल करेंगे जिनकी एनर्जी कम हो। तो अगर आप देखो वैलेंस बैंड नीचे है तो वैलेंस बैंड की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, और कंडक्शन बैंड जो है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब होगा क्या, देखें, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह का सिनेरियो सोचो, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल करूँगा, वैलेंस बैंड में, और जब वैलेंस बैंड फिल हो जाएगा फिर मैं कंडक्शन बैंड को फिल करूँगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाईली फिल होने के चांसेस किसके हो गए, हाईली फिल होने के चांसेस हो गए वैलेंस बैंड के। तो हाईली ऑक्यूपाइड बैंड जो होता है वो वैलेंस बैंड होता है। तो यही सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड, कि सबसे ज़्यादा जो भरा हुआ बैंड होगा वो वैलेंस बैंड होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और इसके फिल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब होता क्या है, या तो वैलेंस बैंड जो ये मैंने बनाया, या तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा। देखें, जिस तरह मैंने कहा मेरे पास 500 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए एक सिनेरियो दे रहा हूँ, और मैंने कहा समझ लें वैलेंस बैंड में जगह भी 500 की है, तो या तो मैं 500 के 500 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में डाल दूंगा, ठीक है। या मैंने कहा जी समझ लें मेरे पास 500 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंस बैंड में जो जगह है वो 1000 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो 500 के 500 तो मैं वैलेंस बैंड में डाल दूंगा, लेकिन फिर भी वैलेंस बैंड में जगह बच जाएगी ना, पार्शली फिल्ड हो जाएगा वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास एग्जिस्ट अब होते ही हैं, या तो वो कंडक्शन बैंड में हो गए या वैलेंस बैंड में हो गए, और हमने डालना सबसे पहले वैलेंस बैंड में ही है। तो या तो वैलेंस बैंड हाफ फिल्ड हो सकता है, पार्शली फिल्ड हो सकता है, या फिर वो कम्प्लीटली फिल्ड हो सकता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे भी कि कब कम्प्लीटली होगा कब पार्शली होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट वही कह रहा है कि इट मे बी ईदर कम्प्लीटली फिल्ड और पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन नेवर बी एम्प्टी तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट मैंने वही कहा कि मैंने कहा वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है, तो इट इज़ लो एनर्जी बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड टू देयर एटम। मैंने वही कहा था ना, मैंने कहा इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपने न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड होते हैं, और अगर वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हैं तो क्या वो मूव कर सकते हैं, एंड आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, ठीक है। तो अपने सब्सटेंस के अंदर मूव नहीं कर सकते। अब जब ये अपने सब्सटेंस के अंदर मूव नहीं कर सकते तो क्या इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होगा, तो कोई करंट नहीं होता इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन।
तो बेशक वैलेंस बैंड आपका कंप्लीटली फिल्ड तो है, इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकते, और करंट की तो डेफिनेशन ही क्या है, आप कहते हो कि फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जब चार्जेस फ्लो ही नहीं कर पाएंगे तो करंट ही नहीं होगा, है ना। तो वैलेंस बैंड की वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। अगला जो है वो है कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड की भी डेफिनेशन आप इस तरह बना सकते हो कि द बैंड फॉर्म्ड बाय अब इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो भी आप इस तरह की डेफिनेशन बना सकते हो। यहाँ जो मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी है वो मैंने आसान सी लिखी है कि कंडक्शन बैंड की क्या डेफिनेशन बनाई कि वो बैंड जो कि वैलेंस बैंड से ऊपर हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, उसको आप कंडक्शन बैंड नाम दोगे। तो द बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, और ये हायर एनर्जी बैंड, हमें पता है ना, मैंने आपको कहा था कि कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा है और वैलेंस बैंड की एनर्जी कम है। अच्छा, अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग दिस बैंड आर कॉल्ड कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इनको आप मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या इनको कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूव कर सकते हैं और इनकी वजह से करंट फ्लो करता है। अब देखें स्टूडेंट, अब वही एग्जाम्पल लें, मैंने कहा 500 मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स थे और मैंने कहा जी वैलेंस बैंड में जगह भी कितनी है, 500 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो मैंने 500 के 500 ही कहाँ डाल दिए, मैंने वैलेंस बैंड में डाल दिए। तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? कोई भी नहीं बचा। तो कंडक्शन बैंड क्या होगा इस केस में? कंडक्शन बैंड इस केस में एम्प्टी होगा, है ना। अच्छा, मैंने कहा हो सकता है मेरे पास समझ लें 750 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मैंने 750 में से 500 तो वैलेंस बैंड में डाल दिए और कितने बचे 250, वो बकिया 250 मैंने डाल दिए कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड कुछ ना कुछ भर जाएगा, है ना। तो कंडक्शन बैंड खाली भी हो सकता है और कंडक्शन बैंड कुछ पार्शली फिल्ड भी हो सकता है। कभी भी कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड हमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस आज तक नहीं मिला जिसमें कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इट कैन बी ईदर एम्प्टी और पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, तो या तो ये खाली होगा या इसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे। अभी हम आके देखेंगे कि किन सब्सटेंसेज में ये एम्प्टी होता है, किन सब्सटेंसेज में ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्शली फिल्ड होते हैं। अच्छा, अब वही बात हमने कहा था इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो वही कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर एबल टू मूव एनीवेयर विद इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड करंट फ्लोज ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन। वही बात आ गई, हमने कहा कि ये फ्रीली जब मूव कर सकते हैं तो इन्हीं की वजह से करंट फ्लो करता है। अगला बात वही कि देखें जो इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ लें, अब अगर मैं किसी तरीके से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेजूं तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो बीच में तो स्टे नहीं करेगी, बीच में तो आपके पास फॉरबिडन एनर्जी गैप है। तो जो इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस बैंड को छोड़ के जाएगा वो कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तो यही लास्ट पॉइंट है कि एनी इलेक्ट्रॉन लीविंग द वैलेंस बैंड आएगा यहाँ पे, एनी इलेक्ट्रॉन लीविंग द वैलेंस बैंड इज अब एकोमोडेटेड बाय दिस बैंड। ठीक है, बाय दिस बैंड का मतलब कंडक्शन बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन वैलेंस बैंड को छोड़ के जाएगा वो कहाँ पे आ जाएगा? वैलेंस बैंड में। अच्छा, अगला जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये भी आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में ये पॉइंट लिख सकते हो कि फॉरबिडन एनर्जी गैप का फॉर्मूला क्या है। अगर आप देखो इस डायग्राम में, ये मैं आपको थोड़ी सी देर दोबारा डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ। ये मैंने कंडक्शन बैंड बनाया, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड, और ये मैंने वैलेंस बैंड। अब अगर आप देखो कंडक्शन बैंड में भी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट की भी एनर्जी सेम नहीं है। तो जो सबसे टॉप वाली है उसको मैं कह रहा हूँ कंडक्शन बैंड मैक्सिमम, और जो कंडक्शन बैंड में सबसे नीचे वाली है उसको मैं कह रहा हूँ कंडक्शन बैंड मिनिमम। ठीक है, इसी तरह वैलेंस बैंड में जो सबसे टॉप वाली है उसको मैं कह रहा हूँ वैलेंस बैंड मैक्सिमम, और जो सबसे नीचे वाली उसको मैं कह रहा हूँ वैलेंस बैंड मिनिमम। ठीक है, अब ये जो एनर्जीज हम बता रहे हैं ना कि ये कंडक्शन बैंड मैक्सिमम, इसको हम नीचे से रेफरेंस ले रहे हैं, जीरो से, क्योंकि इस एक्सिस पे एनर्जी है। तो ये कंडक्शन बैंड मैक्सिमम का मतलब है कि ये नीचे से यहाँ तक है। कंडक्शन बैंड मिनिमम का मतलब है कि ये मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। वैलेंस बैंड मैक्सिमम का मतलब है कि मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, और वैलेंस बैंड मिनिमम का मतलब है मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे अब ये निकालनी है बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये बीच वाला हिस्सा निकालने का क्या तरीका होगा? मैं अगर कंडक्शन बैंड मिनिमम में से अगर मैं वैलेंस बैंड मैक्सिमम माइनस कर दूं, मतलब मैं अगर इसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बीच वाली चीज़ आ जाएगी ना। तो फॉरबिडन ये जो एनर्जी गैप होता है इसका फॉर्मूला होता है कंडक्शन बैंड मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड मैक्सिमम। अगर आपको ये समझ नहीं भी आता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको स्किप कर दें। ठीक है, तो एनर्जी गैप का फॉर्मूला जो है वो है कंडक्शन बैंड मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड मैक्सिमम।
अच्छा, वही हमने बात कही कि फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फॉरबिडन एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मतलब जाते हुए यहाँ से गुजर सकता है, लेकिन इधर स्टे नहीं करता। फिर हमने लास्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एनर्जी गैप होगा कितना, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट के डिस्क्राइब द वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आपने इसमें इन तीनों के डायग्राम बना लें और इनके आप पॉइंट्स लिख के, क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, आप चाहें तो अपने चैप्टर की एक्सरसाइज आप चेक भी कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ठीक है, आपने इन सबको डिफरेंशिएट करना है लेकिन एनर्जी बैंड थ्योरी की बेसिस पे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें आपने क्या करना होगा, ये मैं आपको नोट से ही दिखाता हूँ। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने हर एक की एनर्जी बैंड डायग्राम बनानी है। ठीक है, जिस तरह सबसे पहले इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर की एनर्जी बैंड डायग्राम ये बनानी है आपने। अच्छी तरह आपने जो है मेंशनिंग करनी है, नीचे वाला जी बैंड है ये वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला जो बैंड है ये कंडक्शन बैंड है। वाई एक्सिस पे ये आपने लिखना है कि ये इस एक्सिस पे जो है एनर्जी है। ठीक है, और ये ईसी में स्टैंड कर रहा है एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, ईवी स्टैंड कर रहा है एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। अच्छा, आप इंसुलेटर्स में स्टूडेंट्स देखें क्या होता है। इंसुलेटर्स में जो ये एनर्जी गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा हो, उन सब्सटेंसेस को हम क्लासीफाई करते हैं एज इंसुलेटर्स। ठीक है, तो ये एनर्जी गैप ने हमें एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया, मैं मतलब मटेरियल को क्लासीफाई करने पे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, उसको आप क्लासीफाई कर दोगे एज इंसुलेटर्स। ठीक है, अब देखें होता क्या स्टूडेंट, कंडक्शन बैंड तो वैसे ही तकरीबन खाली होता है ना। अगर आपने करंट फ्लो कराना है तो करंट फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स किस में होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होने चाहिए। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, वो डेफिनेटली वैलेंस बैंड से ही आएंगे। तो आप वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन भेजना देखें कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ये एनर्जी गैप अगर आप डायग्राम में देखो तो ये एनर्जी गैप कितना ज़्यादा है, ये किस में, इंसुलेटर्स में। तो इंसुलेटर्स में आप फिर इसमें और कुछ क्या पॉइंट्स लिखोगे, वो आपने जो पॉइंट्स सिर्फ आपने डायग्राम नहीं बनाने, आपने इसमें कुछ पॉइंट्स और भी लिखने हैं, जो कि मैं आपको इधर से ये इसमें आप ये पॉइंट भी आप 2 लिखोगे, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप कहोगे एन एम्प्टी कंडक्शन बैंड, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज पॉसिबल। आप इसमें ये कहोगे कि कंडक्शन बैंड जो होता है वो तकरीबन एम्प्टी होता है, ना होने के बराबर उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हमने कहा था करंट फ्लो ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है। तो अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, सो नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज पॉसिबल। और लास्ट पॉइंट ये लिखोगे आ लार्ज एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा इस एग्जिस्ट बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। ये अगर है तो मैं आपको ये टेबल में, चलिए लास्ट में आपको मैं टेबल में इसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ भी दिखाऊंगा। अच्छा, अगला जो था वो था कंडक्टर, क्योंकि आपने तीनों को डिफरेंशिएट करना है ना, तो अगला लिखोगे आप कंडक्टर की हेडिंग दोगे। कंडक्टर में आप ये वाली डायग्राम बनाओगे। ठीक है, अब अगर आप इसकी डायग्राम देखो, ये मैं आपको डायग्राम पहले खुद बना कर दिखाता हूँ। देखें अब इसमें क्या होता है समझ लें। जिस तरह ये आपके पास जो था ये कंडक्शन बैंड था, ये आपके पास वैलेंस बैंड था। ठीक है, अब कंडक्टर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स में ये दोनों बैंड जो है ना, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये मिक्सड हो गए। ठीक है, तो इसमें एनर्जी गैप कितना है, देखें एनर्जी गैप कुछ है ही नहीं, तो अप्रॉक्सीमेटली 0। ठीक है, इसमें होता ही नहीं है एनर्जी गैप, या तो होता ही नहीं है या इतना कम होता है कि तकरीबन 0 के करीब होता है एनर्जी गैप। ठीक है, अब देखें इसमें एनर्जी गैप जब है ही नहीं, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए क्या होगा, कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, या ना होने के बराबर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना। तो ये ऐसे मटेरियल जिनमें एनर्जी गैप बहुत कम हो या तकरीबन 0 हो, उन मटेरियल्स को हम क्लासीफाई करते हैं एज कंडक्टर्स। ठीक है, अच्छा, और ये जो पिछले वाले में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा था, ये एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की 3 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में, जाउल है, किलोवाट और है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मैकेनिकल में जो ज़्यादा यूनिट यूज़ होती है वो जाउल है, और एक जो बड़ी यूनिट है वो किलोवाट आवर है। ठीक है, तो ये आप कंडक्टर में डायग्राम बनाओगे। अगर आप इसमें भी देखो वही है, एनर्जी वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज़ हैं। ठीक है, एनर्जी एक्सिस है, और इसमें देखो अब एनर्जी गैप कितना लिखा हुआ है, 0, और यही लिखा हुआ है कि इसमें अब ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड है। इसमें अगर आप देखो
तो कोई फिजिकल डिस्टिंक्शन नहीं है, मतलब कोई आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे कंडक्शन बैंड शुरू हो रहा है, यहाँ कंडक्शन बैंड खाली हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें मिक्स कर गई हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप कुछ पॉइंट्स लिखोगे, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें जो है आप एक ये पॉइंट लिख लो कि देर इज़ नो फिजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू बैंड्स विच मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड कैन ईजीली मूव टू वेकेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकते हैं। और इसमें आप ये लिख लो, अब देखो जब इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकते हैं तो इसका मतलब ये कि इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने का मतलब ये है कि इनकी जो रेजिस्टेंस कम होगी और कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और साथ में आप इनका एनर्जी गैप लिख दो कि सर इसमें एनर्जी गैप तकरीबन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टर्स। और लास्ट इसमें जो आपने डिफ्रेंशिएट करना था वो सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स कौन से मटेरियल्स कहलाते हैं? एनर्जी बैंड थ्योरी कहती है कि वो मटेरियल्स जिनमें एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा तो वो इंसुलेटर्स, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो वो सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें आप ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, और इसमें आप एनर्जी लेवल, आप जो एनर्जी गैप है थोड़ा सा कम शो करोगे एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर्स। तो वही कह रहा है कि हेयर आर फाइनाइट बट स्मॉल एनर्जी गैप एग्जिस्ट। ठीक है, अब जब ये एनर्जी गैप कम है ना तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भेज सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी गैप कम है ना, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से ऊपर भेजने में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इसमें आप ये जो है पॉइंट लिखोगे। तो इसमें आपको जो ज़्यादा मार्क्स मिलेगी वो आपको ये इन तीनों डायग्राम्स के बनाने पे मिलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। मैं बिल्कुल भी आपको डिटेल में नहीं समझा रहा क्योंकि वो फिर लेक्चर लेंथी हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन है कि आल्थो वैलेंस बैंड इज़ कम्प्लीटली फिल्ड इन इंसुलेटर्स बट वाई नो करंट फ्लोज थ्रू टू सच इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद सोच सकते हो कि वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड तो है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा? और इसकी रीज़न सबसे पहले आप खुद सोचो तो आप क्या कहोगे सर क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट तो हैं, लेकिन वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ये अगर आप देखो नोट्स में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ तक क्वेश्चन है और फिर आगे इसका आंसर शुरू हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी 2 रीजंस हैं। सबसे पहले तो कह रहा है, अगर मैं आपको डायग्राम बना कर दिखाता हूँ, सबसे पहले अगर मैं वैलेंस बैंड बनाऊँ, देखें ये वैलेंस बैंड है। अब हर वैलेंस बैंड में समझ लें, हर जो वैलेंस बैंड में एनर्जी स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि मैं डॉट से शो कर रहा हूँ। ठीक है, समझ लें हर एनर्जी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? हम हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि आपने कोई ना कोई बैटरी लगाई है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगी। समझ लें इस तरह मूव करा रही है, ऊपर से नीचे इस तरह मूव करा रही है। अब देखें मैंने कहा हर एनर्जी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब अगर आप नीचे वाली स्टेट में देखो, नीचे वाली स्टेट के इलेक्ट्रॉन ऊपर कब जाएंगे? जब ऊपर जगह खाली मिले ना, लेकिन यह तो ऊपर पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं कर सकते। तो यही सबसे पहला पॉइंट है कि दिस वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, सो देर आर नो वेकेंट अलाउड एनर्जी लेवल्स which will allow the electron to gain energy from an applied electric field and move from one occupied state in one atom to another। तो वो कह रहा है कि ये इनमें completely filled होता है वैलेंस बैंड। जब वैलेंस बैंड completely filled है तो उससे ये होगा कि अगर ये एनर्जी गेन भी करें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब बैटरी से, तो इसमें कोई जगह ही नहीं है कि ये अपनी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएं, मूव करें। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। और इसके साथ आप एक वो रीज़न भी लिख सकते हो कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट तो हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है। ठीक है, और इनके न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते। और अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कंडक्शन होगी, करंट होगा, वो 0 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने ये इन 2 पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है वाई इंसुलेटर्स हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी। ठीक है, ये अब ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आप इसका फार्मूला भी देखो तो वो ये फार्मूला है कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ। ये रो जो है ये असल में आपके पास रेजिस्टिविटी है और ये जो सिग्मा है ये आपके पास कंडक्टिविटी है। ठीक है, कंडक्टिविटी डेफिनेटली उन मटेरियल्स की कम होती है जिनमें कोई करंट ना फ्लो करता हो। तो इंसुलेटर्स की कह रहे हैं कंडक्टिविटी कम क्यों है और रेजिस्टिविटी हाई क्यों है। तो ये भी मैं आपको जो है नोट से चीज़ समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है कि वाई इंसुलेटर्स हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी। ठीक है,
अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, अब देखें असल में होता क्या है, आपका जो रूम टेम्परेचर है ना, इस तरह रूम टेम्परेचर भी आपको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। और उसको निकालने का तरीका ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बेशक आप इसमें ना जाएं। आपको अगर रूम टेम्परेचर समझ लें, इस तरह अगर आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर आपको जो एनर्जी दे रहा है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर की वजह से है। अगर आप रूम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें माइनर सा इंक्रीज आ जाएगा, 0.026 हो जाएगा या 0.027 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या ये इतनी एनर्जी अब इंसुलेटर्स के लिए काफ़ी है। हमने तो ये कहा कि इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन रूम टेम्परेचर कितनी आपको एनर्जी दे रहा है, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है सिर्फ। तो क्या ये इतनी एनर्जी काफ़ी है? नहीं। अच्छा, अब देखें एक और चीज़ क्या होती है, थर्मल एक्साइटेशन। इसको थर्मल एक्साइटेशन कहते हैं। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करो, टेम्परेचर प्रोवाइड करो और उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएं लो एनर्जी से हाई एनर्जी, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं थर्मल एक्साइटेशन इज़ अ रैंडम प्रोसेस। ये कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा इतनी ही एनर्जी मिले, ये एक रैंडम प्रोसेस है। हो सकता है आसपास का सराउंडिंग कोई एनर्जी बूस्ट उसको प्रोवाइड कर दे। तो वो कह रहे हैं थर्मल एक्साइटेशन इज़ अ रैंडम प्रोसेस, सो इलेक्ट्रॉन विल सम टाइम गेट एनर्जी बूस्ट अ लॉट ग्रेटर देन KT। KT का मतलब है, आप KT की जगह लिख लें 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं बाज़ दफ़ा एनर्जी बूस्ट मिलती है और आप जो उस सब्सटेंस को एनर्जी मिलेगी वो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा होगी। देखें, अगर मैं इसका 100 टाइम्स भी अगर यहाँ पे करूँ तो इसका 100 टाइम्स भी कितना बनेगा, इसका 100 टाइम्स ही बनेगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब क्या ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या काफ़ी है इंसुलेटर्स में? नहीं। और ये 100 टाइम्स मैंने ज़्यादा कहा है, 100 टाइम्स नहीं होता, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स। अगर 100 टाइम्स भी आप माने तो एनर्जी जो अवेलेबल होगी वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। क्या ये लेकिन काफ़ी है? नहीं काफ़ी इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। तो वो कह रहा है कि बट द बैंड गैप इन एन इंसुलेटर इज सो ग्रेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जंपिंग इनटू द कंडक्शन बैंड। देखें, अब इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑलमोस्ट ज़ीरो, क्योंकि हमने कहा है इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है। तो अगर इतनी एनर्जी मिल रही है आपको 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी काफ़ी है ही नहीं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं? ज़ीरो। एंड कह रहे हैं एंड बिकमिंग अ यूज़फुल कैरियर इज़ वर्चुअली ज़ीरो। तो वो कह रहे हैं सो इलेक्ट्रॉन के यूज़फुल होने के चांसेस कितने हैं कि वो कंडक्शन बैंड में करंट फ्लो करा सके, तो उसके चांसेस कितने हैं? वर्चुअली ज़ीरो हैं। इन द वैलेंस बैंड द इलेक्ट्रॉन्स आर अनएबल टू गेन एनर्जी। देखें, वही बात आ गई। अब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बैटरी से एनर्जी गेन करके वो कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर सकते। एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट, बैटरी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। बैटरी कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं भेज सकती। वो उस मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए पहले से कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से कंडक्शन बैंड में हों। बैटरी कभी भी ये नहीं कर सकती कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से निकाल के कंडक्शन बैंड में भेज दे। वो चीज़ वो या तो उस मटेरियल की नेचर डिटरमाइन करेगी या टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने के चांसेस वर्चुअली ज़ीरो हैं, उसका मतलब क्या होगा कि कंडक्शन बैंड जो है वो खाली होगा। कंडक्शन बैंड खाली होने का मतलब यह है कि करंट फ्लो नहीं करेगा। सो दिस एक्सप्लेन एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स। ठीक है, होप सो आपको इसका कुछ आइडिया हुआ होगा क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी और इंसुलेटर्स। तो वही चीज़ जो मैंने भी आपको समझाई कि थर्मल एनर्जी का इंसुलेटर्स पे क्या असर होता है, तो वही चीज़ मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इधर। तो देखें ये हेडिंग बनी हुई है, अगर आप नोट्स में देखो तो अब इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि थर्मल एनर्जी क्या होती है रूम टेम्परेचर। तो कह रहा है थर्मल एनर्जी माइट गिव इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन एनर्जी बूस्ट बट द एनर्जी गैप इज सो मच ग्रेटर देन द टिपिकल साइज ऑफ थर्मल एक्साइटेशंस, सो मटीरियल्स इज इंसुलेटर। ठीक है, वही कह रहे हैं ना कि थर्मल एनर्जी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड तो कर रही है, लेकिन जो इंसुलेटर्स में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। और एनर्जी गैप कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है। ठीक है, अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा भी डायमंड की।
बल्कि मैं आपको इधर वो टेबल दिखाता हूँ जो हमने शुरू में स्किप किया था, ये वाला। अगर आप इधर देखो तो ये इंसुलेटर्स का है। तो इंसुलेटर्स में जो डायमंड है इसका एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर आपने डायमंड में इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना हो तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और रूम टेम्परेचर आपको सिर्फ 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है। तो रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर्स में से करंट कितना पास करेगा? 0 पास करेगा। और ये हम मेहनत भी नहीं करते, ये चीज़ की हम मेहनत भी नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे सर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो हम इंसुलेटर्स में से करंट फ्लो करवा दें। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं हर दफ़ा, लेकिन मैं उसका ये जवाब उनको देता हूँ कि ऐसी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? आप इंसुलेटर्स के ही पीछे क्यों पड़े हुए हो कि यही करंट फ्लो कराएं? हमारे पास अब कंडक्टर्स अब हैं, हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल मटेरियल्स हैं जिनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी करवा रहे हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इंसुलेटर्स पे ही अपनी इतनी एनर्जी ज़ाया करें कि उन्हीं को हम करंट फ्लो करवाएं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी गैप है अगर आप देखो तो ये जो है ये कंडक्टर्स का है, और ये जो लास्ट में है ये है सेमी कंडक्टर्स का। ठीक है, तो ये आप वैल्यूज़ याद भी कर लें तो आपको बड़ी आसानी होगी। सेमी कंडक्टर्स में सबसे पहला है जर्मीनियम। तो जर्मीनियम की अगर आप एनर्जी गैप देखो तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और साथ में है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो ये आप देखो इंसुलेटर्स से कम है और कंडक्टर से ज़्यादा है ना, इसलिए इसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। हम कहते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंटरमीडिएट है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आई थिंक था हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर्स पे देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो दोबारा जो है वो नोट्स की तरफ जाते हैं और इसमें सेमीकंडक्टर्स निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें सेमीकंडक्टर्स में क्या है, सेमीकंडक्टर्स को अगर आप 0 केल्विन प्रोवाइड करो ना, 0 केल्विन, ये 0 केल्विन है। ठीक है, 0 केल्विन का मतलब है आप उसको एनर्जी कितनी दे रहे हो? 0 एनर्जी। 0 देने का मतलब ये है कि आप उसको कोई एनर्जी दे ही नहीं रहे, तो मतलब उसका वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा रहे होगे? नहीं, तो उसका वैलेंस बैंड जो है वो फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, और उसका कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी होगा। और ये कौन सा मटेरियल ऐसा होता है जिनमें वैलेंस बैंड फिल्ड हो, कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो? तो वो होता है इंसुलेटर। तो 0 केल्विन पे जो है सेमीकंडक्टर क्या बिहेव करता है? वो बिहेव करता है एक परफेक्ट इंसुलेटर। मतलब परफेक्ट इंसुलेटर ऐसा इंसुलेटर जिसमें करंट 0 फ्लो करे, मतलब ज़रा बराबर भी करंट ना फ्लो होने दे, ऐसे को परफेक्ट इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचो, जैसे जैसे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से ये होगा कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब कंडक्शन बैंड बढ़ना शुरू हो जाएगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो वो मटेरियल ऐसा ऐसा कंडक्टर बनना शुरू हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर बिहेव करता है या कंडक्टर बिहेव करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो इसमें आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये लो टेम्परेचर पे बिहेव करते हैं लाइक इंसुलेटर्स, और हाई टेम्परेचर पे ये बिहेव करते हैं लाइक कंडक्टर्स। ठीक है, और अगर आप 0 केल्विन की बात करो तो 0 केल्विन पे ये बिहेव करता है परफेक्ट इंसुलेटर। ठीक है, इसलिए इनका नाम सेमी है ना, क्योंकि ये दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो वही है कि एट 0 केल्विन देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड देयर वैलेंस बैंड आर कंप्लीटली फिल्ड। इट मीन्स एट 0 केल्विन, अब सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन, मतलब जो ग्रुप 4 है आपके पास पीरियोडिक टेबल का। तो कह रहे हैं पीस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम बिहेव एट्स परफेक्ट इंसुलेटर 0 केल्विन पे। लेकिन हमने कहा टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? हाउएवर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन गेन सफिशिएंट एनर्जी टू जंप अक्रॉस स्मॉल एनर्जी के। देखिए अभी हमने कहा ना, जिस तरह जर्मेनियम में एनर्जी गैप सिर्फ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत कम एनर्जी गैप है। तो इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओ, टू जंप अक्रॉस अ स्मॉल एनर्जी गैप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। दिस ट्रांसफर्स सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन। देखिए कंडक्शन बैंड बढ़ना शुरू हो गया ना,
एंड क्रिएटेड सम वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द, देखें, और वैलेंस बैंड में जो है, अब होता क्या स्टूडेंट, एक चीज़ नया कंसेप्ट देखें, जब सेमीकंडक्टर्स में ये मैंने वैलेंस बैंड बनाया और ये ऊपर मैंने जो है कंडक्शन बैंड बनाया। अब मैंने कहा जी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो नीचे वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गए, जगह खाली हो गई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी ना, क्योंकि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था तो इस होल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये होल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो रहे हैं, और नीचे क्या क्रिएट हो रहे हैं, नीचे क्या होगा सर, होल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो वही लास्ट लाइन लिखी हुई है कि सम वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड होल। और होल बिल्कुल वैसा ही होता है जिस तरह एक प्रोटॉन होता है, लेकिन ये एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, ठीक है। जरा समझ लीजिए एक सीट है, खाली सीट है, अगर उस सीट पे इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको कहोगे ये फिल्ड हुई हुई है, और अगर उस सीट पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको आप होल कहोगे। तो कह रहा है इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, थस एट रूम टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन इंक्रीजेस। तो रूम टेम्परेचर पे डेफिनेटली सिलिकॉन और जर्मेनियम की कंडक्टिविटी होगी, लेकिन 0 केल्विन पे जो है वो उनकी कंडक्टिविटी जो है वो नहीं होगी और वो इंसुलेटर हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो था हमारे पास 6 था स्टूडेंट। अब मेरे ख्याल से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम डिस्कस कर चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के डिस्क्राइब द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ कर्व, ठीक है। ये मैं आपको टॉपिक तकरीबन कोशिश करता हूँ जितना अच्छा हो सके डिटेल में आपको मैं समझा दूँ। अच्छा, ये भी नोट्स में है स्टूडेंट टॉपिक। तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारे पास यहाँ से, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, अगर आप नाम में देखो तो सुपर वर्ड आ रहा है, मतलब ऐसे कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, और जिनकी रेजिस्टिविटी क्या हो, ना होने के बराबर, ठीक है। अब होता क्या है, देखें स्टूडेंट, इनमें ना सुपर कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस जो होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। और सुपर कंडक्टर स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते कि ये एग्जिस्ट करते हो, हम आम नॉर्मल मटेरियल्स को ही ना, मतलब हर मटेरियल तो नहीं, लेकिन कुछ ख़ास मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको अगर हम ख़ास कंडीशन प्रोवाइड करें तो वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, मतलब वो अपनी रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको आगे समझ आएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो वो कह रहे हैं अ सुपर कंडक्टर इज़ अ मटीरियल that can conduct electricity or allow electrons to flow from one atom to another atom with no resistance। वही बात आ गई ना कि ऐसे मटेरियल जो कि करंट को फ्लो करने दें या इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से दूसरे एटम मूव कराएं, लेकिन कोई रेजिस्टेंस ना हो। ना रेजिस्टेंस होने का मतलब है नो कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, क्योंकि अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 12 में हमने कहा था रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस असल में कोलिजन होती है, किसके दरमियान, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो अगर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के दरमियान कोई कोलिजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या, अगर आप ये सबसे पहले ये ग्राफ देखो, इसमें मैंने आपको कहा ना कि हर मटेरियल सुपर कंडक्टर नहीं बन सकता, कुछ खास मटेरियल्स होते हैं। तो जिस तरह ये वाला जो है ये समझ लें 1 है, ये है 2, ठीक है। 2 मटेरियल लिए मैंने, एक सुपर कंडक्टर बन सकता है, एक नहीं बन सकता। जो सुपर कंडक्टर नहीं बनता होगा ना, अब ये ग्राफ आपने ऊपर उल्टा स्टडी करना है, मतलब इस एक्सिस पे अगर आप देखो तो टेम्परेचर है, इस एक्सिस पे जो है वाई एक्सिस पे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आप ग्राफ उल्टा जा रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो, मतलब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो। आपको पता है कि अगर आपने कोई मेटल लिया हुए तो टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस भी क्या होगी, रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो सबसे पहले नॉन सुपर कंडक्टिव मटेरियल देखें, ऐसा मटेरियल जो सुपर कंडक्टर नहीं बन सकता। तो टेम्परेचर कम किए जा रहे हैं, रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, ठीक है। और होते होते इस पॉइंट पे आ गए 0 केल्विन पे, जो सबसे कम टेम्परेचर। तो अगर आप इस टेम्परेचर पे भी देखो तो इस टेम्परेचर पे जो है इस पॉइंट पे टेम्परेचर तो 0 है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस 0 नहीं हुई, क्योंकि रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सुपर कंडक्टर नहीं है। अब आप ज़रा दूसरा वाला ग्राफ देखो, 2 वाला जो सुपर कंडक्टर वाला है। अब इसमें अगर आप देखो वही काम किया हमने, टेम्परेचर कम किया तो रेजिस्टेंस भी कम होती रही। एक पॉइंट आया ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे पहुंच के एकदम से अगर आप देखो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई, ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया। इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे टेम्परेचर तो 0 नहीं हुआ, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई, 0 हो गई।
तो ऐसे मटेरियल जो एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके अपनी रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दें, ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो ये इस ख़ास टेम्परेचर पे जाके सुपर अब कंडक्टर बना। इस टेम्परेचर से पहले ये सुपर कंडक्टर नहीं था, इस टेम्परेचर से पहले ये आम मटेरियल था, नॉर्मल कंडक्टर कह सकते हो। ठीक है, तो वही है अगला पॉइंट कि आ सुपर कंडक्टर इज़ एन एलिमेंट और एन एलॉय। अब देखें, एलिमेंट भी हो सकते हैं, शुरू में जो डिस्कवर हुए वो एलिमेंट्स थे, मरकरी वगैरह, मरकरी, टिन, एल्यूमिनियम। लेकिन वे साइंटिस्ट ने जब इस पर वर्क स्टार्ट किया तो उन्होंने डिफरेंट एलॉयज़ बनाना शुरू किए, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन उन्होंने लिए यहाँ पे एलिमेंट से और उसके एलॉयज़ बना के सुपर कंडक्टर बनाए। ठीक है, विच व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड टेम्परेचर द मटेरियल ड्रामेटिकली लूजेस ऑल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए वही हुआ ना, अगर आप एक थ्रेशहोल्ड एक उसको कहते हैं लेवल को, अगर आप उस खास लेवल से टेम्परेचर कम करोगे, अब ये लेवल क्या है, ये हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। ठीक है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि इस टेम्परेचर पे आप किसी सब्सटेंस को ले जाएं तो वो सुपर कंडक्टर बन जाए, नहीं। हर मटेरियल की अपनी ये थ्रेशहोल्ड वैल्यू जो है ये फिक्स्ड है। इस थ्रेशहोल्ड वैल्यू से ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे तो वो मटेरियल कंडक्टर बिहेव करेगा, इस थ्रेशहोल्ड वैल्यूज़ पर या इस थ्रेशहोल्ड वैल्यू से कम टेम्परेचर करोगे तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और होता क्या, देखें ड्रामेटिकली क्यों कह रहा है, एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस कम होती रही फिर जीरो हो गई, नहीं। अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो इस पॉइंट पे जो है वो एकदम से रेजिस्टेंस जीरो हुई है, इसको ड्रामेटिकली कह रहा है। लूजेस ऑल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस कितनी कर दी उसने, जीरो कर दी। अब जब रेजिस्टेंस जीरो हो गई तो बताएं कोई हीट होगी, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर आप जाओ चलाओ देखो तो रेजिस्टेंस कितनी है, जीरो, तो डेफिनेटली जो हीट डेसिपेट होगी वो भी कितनी होगी, जीरो। मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई वायर सुपर कंडक्टर की बनी हुई है तो वो कभी वायर आपके पास गर्म ही नहीं होगी। और आप दूसरे लिहाज से अगर आप सोचो तो वही बात, इसमें कोई कोलिजन्स नहीं हो रही एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की, तो डेफिनेटली हीट भी कोई डेसिपेट नहीं होगी, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, कोई साउंड तो डेफिनेटली होगी भी नहीं वैसे, लेकिन नो हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज फ्रॉम द मटीरियल। ठीक है, अब सुपर कंडक्टर को हम कहाँ यूज़ करते हैं, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, जो आपको मैंने समझाया चैप्टर नंबर 13 में, और ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ करते हैं। बाहर के मुल्कों में जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो उससे भी सुपर कंडक्टर यूज़ होता है ताकि एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले जो है इनको यूज़ करने की वजह क्या है, असल में MRI में ना हमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, याद रखें। MRI जो होती है उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब करंट बहुत ज़्यादा होगा, और करंट ज़्यादा होने से होगा ये कि हीट डेसिपेट हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो जिस रूम में MRI मशीन रखी है तो हीट ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में क्या होगा, सुपर कंडक्टर में होगा रेजिस्टेंस जीरो होगी, रेजिस्टेंस जीरो होगी तो हीट कितनी डेसिपेट होगी, हीट डेसिपेट होगी जीरो। ठीक है, इसलिए आप MRI यूज़ करते हो। तो वो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज जीरो सिंस देयर आर नो हीट लॉसेस फॉर करंट्स थ्रू देम, they are used in magnets needing high currents such as in MRI machines and it does not offer resistance to transmission line। तो ट्रांसमिशन लाइन में भी जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो जिस तरह समझ लें डैम से जितनी पावर प्रोड्यूस हुई रास्ते में कोई लॉसेज ही नहीं हो गए क्योंकि सुपर कंडक्टर है, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद एक सुपर करंट है, ये ऑप्शनल है, करें ना करें। सुपर करंट उस करंट को कहेंगे जो सुपर कंडक्टर में फ्लो करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें सुपर कंडक्टर एक दफ़ा फ्लो होना शुरू हो गया ना, फिर बेशक आप बैटरी को रिमूव भी कर दें तो वो करंट फ्लो करता रहेगा। छोटी सी आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक रूम है, उस रूम से आपने फ्रिक्शन रिमूव कर दी, बल्कि समझ लें पहले भी फ्रिक्शन है। आपने एक बॉल को रोल किया, बॉल कुछ मूव की फिर रुक गई ड्यू टू फ्रिक्शन। अब आपने उस कमरे से फ्रिक्शन को निकाल दी, फिर आपने उस बॉल को मूव किया तो वो बॉल मूव करती रहेगी, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन निकाल दी। लेकिन आपने एक दफ़ा बॉल को मूव तो कराया ना। इसी तरह जब आप एक मटेरियल को सुपर कंडक्टर बना देते हो, उसमें अगर आप एक दफ़ा बैटरी लगा के करंट को इस्टेब्लिश कर लो ना, फिर बेशक आप बैटरी को रिमूव भी कर दो और सर्किट को क्लोज रखो तो वो करंट फ्लो करता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाली जो चीज़ होती है वो होते हैं एटम्स। लेकिन सुपर कंडक्टर में तो कोई कोलिजन ही नहीं हो रही, है ना। इस तरह के करंट को कहते हैं सुपर करंट। ऑप्शनल है, पढ़ लिएगा आप खुद ही इसको, इसी को। अच्छा, अगली जो चीज़ है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई मटीरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं द थ्रेशहोल्ड टेम्परेचर at which and below which a material becomes a superconductor is यहाँ पर designated है TC। तो TC स्टैंड का सिंबल है, T लिखे और C इसके साथ सब्सक्रिप्ट में। उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑल मटीरियल्स टर्न इनटू सुपर कंडक्टर। वही बात जो आपको मैंने शुरू में कही कि हर मटीरियल सुपर कंडक्टर नहीं बनता, कुछ मटीरियल्स खास मटीरियल्स हैं जो ही बनते हैं
और हर मटेरियल की अपनी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट होती है। एंड द मटेरियल्स दैट डू ईच हैव देयर ओन वैल्यू ऑफ टीसी। ठीक है, तो असल में साइंटिस्ट की देखें कोशिश क्या है, साइंटिस्ट की कोशिश यही है कि हम ऐसे मटेरियल्स बनाएं, ऐसे एलॉयज़ बनाएं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर के पास पास हो। देखें, सुपर कंडक्टर्स अच्छे तो हैं मटेरियल्स, लेकिन इनको अचीव करना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत लो टेम्परेचर पे जाके अपनी सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो अगर किसी दौर में ऐसा अभी कुछ रिसर्च पेपर्स आए ऐसे जिनमें क्लेम किया गया है कि ये रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर हैं, उसका फ़ायदा होगा। फिर आपको उसको ख़ास कंडीशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ही रूम टेम्परेचर होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये टाइप 1 टाइप 2 इसको लीव कर दें, मीजर इफेक्ट लीव कर दें। अच्छा, ये ग्राफ आपने बनाना होगा और ये ग्राफ बना हुआ है फॉर मरकरी। ठीक है, मरकरी, क्योंकि सबसे पहले जो सुपर कंडक्टर डिस्कवर हुआ था वो मरकरी डिस्कवर हुआ था। ठीक है, 1911 में। तो आप इस एक्सिस पे देखें रेजिस्टेंस है, इस एक्सिस पे टेम्परेचर, और ये वही ग्राफ है, उल्टा जा रहा है अगर आप देखें। तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम भी लिखा होगा इधर, डच साइंटिस्ट थे। टेम्परेचर वो कम करते रहे, टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होती रही। अब अगर आप देखो इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो है 4.2 केल्विन। तो इस पॉइंट पे वो जैसे ही अब पहुँचे, एकदम से मरकरी ने ड्रामेटिकली अपनी रेजिस्टेंस जो है अगर आप देखो वो बहुत कम कर दी, एकदम से ज़ीरो कर दी। अब तकरीबन जो है वो ज़ीरो तो नहीं होती, हम कहते तो ज़ीरो हैं, लेकिन वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाती है। जिस तरह उन्होंने मरकरी का लिखा हुआ है कि मरकरी की जो रेजिस्टेंस है वो लेस देन 10⁻⁵ ओम हो जाएगी। मतलब मरकरी की जो रेजिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.00005 बन जाएगी इस टेम्परेचर पे, और ये रेजिस्टेंस तकरीबन ज़ीरो ही है, ना होने के बराबर ही है। तो ये जो टॉपिक है ये आपने MCQs के लिए पढ़ना है। मैं इसमें कुछ हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला सुपर कंडक्टर 1911 में डिस्कवर हुआ जो कि मरकरी था, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन था, और इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद और सुपर कंडक्टर्स भी डिस्कवर हुए, जिस तरह आपके पास यहाँ पे एलुमिनियम है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 1.18 केल्विन है। टिन हुआ, टिन का 3.72 है। लेड हुआ, उसका 7.2 है। ठीक है, फिर काफ़ी ज़्यादा इसी 1911 के बाद जो है प्रोग्रेस चलती रही, और 1986 में एक पूरी मटेरियल्स की ब्रांच डिस्कवर हुई, एक क्लास डिस्कवर हुई जिसको आप कैरेमिक्स कहते हो। ये वही मटेरियल है जिसकी आपके पास घरों में प्लेटें वगैरह बनी होती हैं 1988 में। और उसमें एक मटेरियल था जो जिसमें थेलियम, कैल्शियम, बेरियम, कॉपर, ऑक्सीजन था, एक एलॉय है समझ लें, और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 125 केल्विन क्लेम हुआ। तो देखें कितनी बड़ी कह लें अचीवमेंट है कि वो पहले जो सिंगल डिजिट में थे आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर, डायरेक्ट 125 पे आ गए वो। ठीक है, और सुपर कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर में भी यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स में जो फ़िल्टर्स होते हैं जो आपकी फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं कि आपका मोबाइल किस फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा, उसमें भी यूज़ होते हैं। तो देखें वो कह रहा है कि रूम टेम्परेचर विल बी आइडियल। हमारे पास कोशिश ये है कि हम ऐसा सुपर कंडक्टर बनाएं जिसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन के करीब हो। बट एनी टेम्परेचर क्लोज टू रूम टेम्परेचर इज, और देखें क्यों, फ़ायदा क्या है, क्योंकि रूम टेम्परेचर अचीव करना आसान है ना, हमें ख़ास कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अब यूट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड बनाया है, और 163 केल्विन का उनका क्रिटिकल टेम्परेचर है इस सब्सटेंस का। ये भी पुराना है, अब तो इससे भी लेटेस्ट आ गए। उसके बाद आपने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर याद रखना है कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हम ऐसे सुपर कंडक्टर को बोलते हैं जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज़्यादा हो। ठीक है, और 77 केल्विन है क्या, ये असल में लिक्विड नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ऐसे सुपर कंडक्टर जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज़्यादा हो उनको हम नाम देते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। ठीक है, ये सेमी कंडक्टर लिखा हुआ सुपर कंडक्टर है। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बस ये 4-5 आप एप्लीकेशन याद कर लें। सबसे पहला MRI में आपको मैंने बता दिया, MRI में यूज़ होती हैं। उसके बाद यूज़ होती हैं मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स में, मतलब जो बुलेट ट्रेन्स होती हैं। अगर आप देखो बुलेट ट्रेन कभी भी ज़मीन से टच नहीं हुई भी होती, वो हमेशा इन एयर होती हैं, लेविटेट हुई भी होती हैं, क्योंकि उनमें भी जो मैग्नेट्स यूज़ होते हैं वो सुपर कंडक्टर से बने हुए होते हैं। ठीक है, उनको मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन भी कहते हैं, बुलेट ट्रेन्स भी कहते हैं। उसके बाद छोटी मोटर्स लेकिन पावरफुल, अगर आपको कहीं मोटर चाहिए हो हैवी चीज़ों को उठाने के लिए, लेकिन साइज़ छोटा चाहिए, उसमें भी आप सुपर कंडक्टर यूज़ करते हो। और जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं आपके पास, उसमें भी जो है आप जो है प्रोसेसिंग पावर बहुत फास्ट चाहिए, तो उसमें भी आप सुपर कंडक्टर्स यूज़ करते हो। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है पावर ट्रांसमिशन लाइंस भी लिख सकते हो। एक और पॉइंट भी लिख सकते हो, मोबाइल फ़ोन के जो फ़िल्टर्स हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के जो फ़िल्टर्स हैं
उसमें भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 16 के बारे में यही सब कुछ है। अगर आप ये वीडियो देख लेना तो आप कह लें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है, क्योंकि इस चैप्टर में कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो अगर आप बस यही क्वेश्चन अगर आप कर लेना 8 क्वेश्चन बस, तो आपको ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स लाइक आप वीडियो को लाजमी किया करें। अगर हो आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। देखें, नॉलेज ऐसी चीज़ है कभी भी बांटने से हमेशा बढ़ती है। ठीक है, आपको ये लगेगा अगर आप अपने कुछ दोस्त को चीज़ समझा दोगे तो आपको जेलसी होगी। हमेशा नॉलेज को बांटा करें अपने दोस्तों को। पता है क्यों? जब आप अपने दोस्त को चीज़ कुछ समझाओगे ना, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी आपको पता चलेगा जो कि आपको भी नहीं आती या आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमेशा अपने दोस्तों को पढ़ाएं, आपको सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपको पता है अल्लाह ताला तो इस चीज़ को देख रहे, वो आपको आपकी इस चीज़ का सिला भी देगा। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स कॉलेज में देखे हैं जो ब्रेक टाइम अपने दोस्तों को पढ़ा रहे होते हैं, तो बड़ी खुशी होती थी कि चलें दोस्ती का कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्त वही है जो आपको अच्छे रास्ते पे चलाए और आपको अच्छा बुरे में तमीज़ करना सिखाए। ठीक है, और आपको अच्छी राह पे चलाए और आपको पढ़ने का कहे, ख़ुद भी पढ़े और आपको भी पढ़ने का कहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पसंद आए तो कमेंट भी किएगा। और कोई अगर आपकी सजेशंस हों, मैं इंशाल्लाह MCQs भी डिस्कस कराऊंगा। ये चैप्टर्स मैं जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा और इंशाल्लाह फिर MCQs की तरफ आएगी और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो मुझसे आप लाजमी डिस्कस करें किसी भी तरीके की। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ मैं आपकी करूँगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।